हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी है, और जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। तो शुरू करते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फर्स्ट है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद में सेक्शन 2 जो है वो है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे डेफिनेशन से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 L U एंड ZA, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि देख लेना चाहिए एक बार, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a part or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition or use, and projecting or claiming it as untainted property shall be guilty of offense of money laundering. Next, very important, punishment for money laundering. ठीक है, तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग कमिट करेगा, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कमिट करेगा, ही शैल बी पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ध्यान दीजिएगा, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, यहां पे प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड that where the proceeds of crime involved in money laundering relates to any offense specified under paragraph 2 of part A of the schedule. Schedule A का पैरा 2 किससे डील करता है? नारकोटिक्स से। ठीक है, तो अगर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, वो अगर नारकोटिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक, नारकोटिक सब्सटेंस से रिलेटेड हैं, इन दैट केस जो हमने यहां पे लिखा है विच मे एक्सटेंड टू 7 years, दैट शैल बी रेड एज विच मे एक्सटेंड टू 10 years। क्लियर? अगर क्राइम जो है, अगर जो प्रोसीड्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, वो अगर नारकोटिक्स से रिलेटेड है, तब यहां पर जो पनिशमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 10 years and shall also be liable to fine. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 5, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन 5 में क्या होता है? प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो जाएगा। वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन हैज रीजन टू बिलीव the reason for such belief to be recorded in writing. ठीक है, on the basis of material in possession that, क्या reason to believe है? Any person is in possession of any proceeds of crime and such proceeds of crime are likely to be concealed or transferred. Then in that case he may by order in writing provisionally attach such property for a period not exceeding 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पीरियड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सेक्शन 5 में प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो अगर आपको सस्पिशन है दैट एनी पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड दैट प्रोसीड ऑफ क्राइम इज लाइकली टू बी कंसील्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है, तब यहां पर आप क्या कर सकते हो? प्रोविजनली उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो, बट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर कौन देगा? डायरेक्टर और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी मेड अनलेस in relation to the scheduled offense a report has been forwarded to a magistrate under section 173 of CRPC or a complaint has been filed before a magistrate or court for taking cognizance of scheduled offense.
यहाँ पर ये बोला गया है प्रोवाइजो में कि ये जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है ये हम तब तक नहीं बना सकते, तब तक नहीं इसको एनफोर्स कर सकते जब तक कि एक रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 ना दे दी गई हो, या फिर एक कंप्लेंट फाइल की गई हो जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्टर और अदर ऑफिसर shall immediately after attachment under subsection 1 forward a copy of the order along with the materials in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope। जैसे ही यहाँ पर हमारा अटैचमेंट हो जाएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो ऑर्डर की कॉपी है हम उसको along with the materials in his possession वो हम किसको भेज देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। क्लियर। एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall cease to have effect after the expiry of the period specified in that subsection or on the date of an order made under subsection 3 of section 8 whichever is earlier। ये जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 है यहाँ पर क्या होता है, ये जो अटैचमेंट ऑर्डर है इसका कंफर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है जो कि हमने सबसेक्शन 1 में बनाया है, इट शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज और कंफर्मेशन ऑफ दैट ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। सेक्शन 6 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, कंपोजिशन, पावर्स एक्सेट्रा। द सेंट्रल गवर्नमेंट shall appoint an adjudicating authority to exercise jurisdiction, powers and authority conferred by or under this act। An adjudicating authority shall consist of a chairperson and 2 other members। ठीक है, total 3 members, provided that 1 member each shall be a person having experience in the field of law, administration, finance or accountancy। ठीक है। A person shall however not be qualified for appointment as a member of adjudicating authority in the field of law unless he is qualified for appointment as district judge or has been a member of Indian legal service and has held a post in grade 1 of that service in the field of finance, accountancy or administration। कब? Unless he possesses such qualifications as may be prescribed। ठीक है, तो यहां पर जो 2 members हैं, ठीक है, एक हो गया हमारा चेयरपर्सन और हो गया यहां पर 2 members। 2 members में जो लॉ फील्ड से होगा अगर, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, that he is qualified for appointment as district judge or he has been a member of Indian legal service and has held a post in grade 1 of that service। ठीक है, और अगर वो फाइनेंस, अकाउंटेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं तब उनके पास they must possess such qualifications as may be prescribed by the central government। ठीक है। The central government shall appoint a member to be the chairperson of the adjudicating authority। The chairperson and every member shall hold office as such for a term of 5 years। Total कितना? 5 years के लिए from the date on which he enters upon his office। ठीक है। Provided that no chairperson or member shall hold office as such after he has attained the age of 65 years। ठीक है, तो वो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे सब्जेक्ट टू देयर एज ऑफ 65 years। ठीक है। द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड addressed to the central government
रिजाइन हिज ऑफिस। अगर रेजिग्नेशन देना है तो जो हम रेजिग्नेशन लेटर देंगे वो हम किसको एड्रेस करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सेक्शन 6 जो है काफी शॉर्ट में हमने बता दिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 2 लोग होंगे, चेयरपर्सन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, दोनों अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। चेयरपर्सन में जो होगा उसका और 2 जो मेंबर्स होंगे उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? 5 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो 2 मेंबर होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं? दे मे बी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी स्पेसिफिक फील्ड, जो कि होगा फील्ड ऑफ लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो लॉ से बिलोंग करता है देन ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, और he has been a member of Indian legal service and has held a post of grade 1 in that service। ठीक है, अगर अकाउंटेंसी से रिलेटेड होगा तो फिर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वैसा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये भी। सेक्शन 8 एडजुडिकेशन। ऑन रिसीट ऑफ अ कंप्लेंट, if the adjudicating authority has reason to believe that any person has committed an offense under section 3। section 3 क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। और is in possession of proceeds of crime, it may serve a notice of not less than 30 days। पीरियड याद रखिएगा। It may serve a notice of not less than 30 days on such person calling upon him to indicate the sources of his income, earning or assets out of which or by means of which he has acquired the property attached under subsection 1 of section 5, or seized or frozen under section 17 or section 18। ठीक है, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause why all or any of such properties should not be declared to be the properties involved in money laundering and confiscated by the central government। ठीक है, तो हम उसको 30 दिन का 30 डेज का नोटिस देंगे। क्या शो करने के लिए? कि आप हमें बताइए कि ये जो प्रॉपर्टीज आई हैं आपके पास ये कहां से आई है, बाय विच मीन्स यू हैव एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टीज। ठीक, provided that where such property is held jointly by more than one person, such notice shall be served to all persons holding such property। ठीक है, सेक्शन 8 में हो गया ये। अच्छा, जो हमने अभी पीछे 8(3) की बात की थी ना, वो ये है, where the adjudicating authority decides that any property is involved in money laundering, he shall by an order in writing confirm the attachment of the property made under subsection 1 of section 5। मतलब कि जो हमने प्रोविजनली अटैचमेंट किया था प्रॉपर्टी का उसको कंफर्म कर देगी। और रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड सीज्ड और फ्रोजन अंडर सेक्शन 17 और सेक्शन 18 एंड रिकॉर्ड अ फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट, whereupon such attachment or retention or freezing of the seized or frozen property or record shall continue during investigation for a period not exceeding 365 days or the pendency of the proceedings relating to any offense under this act before a court or under the corresponding law of any other country before the competent court of criminal jurisdiction outside India as the case may be। सिंपल सी बात है, अगर जो 5(1) में जो हमने ऑर्डर दिया था प्रोविजनल अटैचमेंट का, उसको अगर ये कंफर्म कर देती है तो फिर उसके बाद में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो ये ऑर्डर दे सकती है कि दैट अटैचमेंट शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन for a period not exceeding 365 days। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। क्लियर? और दूसरा, एंड बिकम फाइनल
आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज पास्ड बाय द स्पेशल कोर्ट। अगर स्पेशल कोर्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन पास कर देता है तो दैट अटैचमेंट शैल बिकम फाइनल। क्लियर? यहां पे एक एक्सप्लेनेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 365 days under clause A, the period during which the investigation is stayed by any court under any law for the time being in force shall be excluded. Clear? Next, where the provisional order of attachment made under subsection 1 of section 5 has been confirmed, the director or any other officer authorized by him in this behalf shall forthwith take the possession of the property attached, take the possession of the property so attached। ठीक है, जैसे ही ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन आ जाता है तो जो हमने प्रोविजनली अटैचमेंट किया था प्रॉपर्टीज का, उसका पोजीशन ले लेगा डायरेक्टर। Where on conclusion of a trial of an offence under this act, the special court finds that the offence of money laundering has been committed, it shall order that such property involved in the money laundering or which has been used for commission of the offence of money laundering shall stand confiscated to the central government। जैसे ही special court after trial finds out that the offence of money laundering has been committed, तो हमने जो अभी अटैचमेंट किया था प्रॉपर्टी का, वो किसके पास चला जाएगी प्रॉपर्टी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। Where on conclusion of a trial under this act, the special court finds that the offence of money laundering has not taken place or the property is not involved in money laundering, it shall order release of such property to the person entitled to receive it। Clear? तो सेक्शन 8 जो है हमारा वो है एडजुडिकेशन। सेक्शन 9, vesting of property in central government, where an order of confiscation has been made, all the rights and title in such property shall vest absolutely in the central government free from all encumbrances। ठीक है, सेक्शन 9 बोलता है ये। सेक्शन 11, पावर रिगार्डिंग summons, production of documents and evidence etc. The adjudicating authority shall, for the purposes of this act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit। ठीक, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कहीं पे भी किसी अथॉरिटी को कोई पावर दी जाती है रिगार्डिंग समन्स या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पर जनरली यही पावर होती है सबके पास, सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड। सेक्शन 17, सर्च एंड सीजर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पहले भी देखा, जहां कहीं पे भी हम कन्फिस्केशन अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर 17 और 18 जरूर आ रहा है। Where the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by him for the purposes of this section, on the basis of information in his possession, has reason to believe that any person has committed any act which constitutes money laundering or is in possession of any proceeds of crime involved in money laundering or is in possession of any records relating to money laundering or is in possession of any property related to crime, तो यहां पर सर्च या सीजर कर सकता है वो। ठीक है, द अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी और फ्रीजिंग एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 होगा ये, सबसेक्शन 1 जो हमने अभी पढ़ा, शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच सीजर और फ्रीजिंग फाइल एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी और फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। विद इन 30 days उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक, नेक्स्ट, वेर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी, द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1
may make an order to freeze such property, whereupon the property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned. जहां पर आप पोजेशन नहीं ले सकते वहां पे आप ऑर्डर कर देंगे सिंपली कि ये जो प्रॉपर्टी है shall not be transferred or otherwise dealt with, ठीक है, एक्सेप्ट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर. क्लियर? ये होगा हमारा सेक्शन 17 सर्च एंड सीजर. सेक्शन 19 पावर टू अरेस्ट. इफ द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, assistant director or any other officer authorized in this behalf by the central government by general or special order has, on the basis of material in his possession, reason to believe that any person has been guilty of an offence punishable under this act, he may arrest such person and shall as soon as may be inform him of the grounds for such arrest. Clear? Section 19. Every person arrested under subsection 1 shall within 24 hours be taken to a special court or judicial magistrate or a metropolitan magistrate as the case may be having jurisdiction. ठीक है? Provided that the period of 24 hours shall exclude the time necessary for the journey from the place of arrest to the special court or magistrate's court. ठीक है, जो जनरल प्रोविजन हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं वैसा ही है कि जैसे ही आप अरेस्ट करेंगे विद इन 24 आवर्स जो है आपको उसको प्रोड्यूस करना होगा बिफोर स्पेशल कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. ठीक है, और इन दैट पीरियड जो जर्नी का टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा. सेक्शन 20 रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी. Where any property has been seized under section 17 or section 18. सेक्शन 18 क्या है? सर्च ऑफ पर्संस. ठीक है, इसी वजह से इसको मैंने उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, इस वजह से मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है. बार बार ये आएगा सर्च एंड सीजर में, आप समझ जाना कि सेक्शन 18 रिलेट्स टू सर्च ऑफ पर्संस. Where any property has been seized under section 17 or section 18 or frozen under subsection 1A of section 17, and the officer authorized by the director has reason to believe that such property is required to be retained for the purposes of adjudication under section 8. 8 में क्या हमने देखा था? adjudication. Such property, अच्छा यहीं पे एक छोटा सा रिवीजन भी करवा देता हूँ. adjudication में क्या देखा था? विद इन एक हम 30 डेज का एक नोटिस देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में हमने जो एक ऑर्डर पास किया था, प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास किया था, अगर उसको कंफर्म कर दिया तो फिर हम 365 डेज के लिए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जो हमारा अटैचमेंट है. ठीक, जैसे हमारा अटैचमेंट का ऑर्डर पास हो जाएगा तो जो हमारा डायरेक्टर है वो उस प्रॉपर्टी का क्या ले लेगा? पोजेशन ले लेगा. ठीक, उसके बाद अगर स्पेशल कोर्ट जो है वो ये मानती है, ऑर्डर पास कर देती है कि हाँ दैट प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तब क्या होगा, वो हम उसको कन्फिस्केट कर लेंगे और वो कन्फिस्केट होकर के कहाँ पे चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. अगर उसको लगता है कि नहीं दैट प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और दैट पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व विद एनी क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तब क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस जो है दे दी जाएगी उस पर्सन को. ठीक, ये हो गया सेक्शन 8 एडजुडिकेशन. हाँ, तो द डायरेक्टर हैज रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8. सच प्रॉपर्टी में इफ सीज्ड बी रिटेन्ड और इफ फ्रोजन may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days from the day on which such property was seized or frozen as the case may be. 180 days के लिए और हम इसको रख सकते हैं अपने पास, डायरेक्टर अपने पास रख सकता है if he has reason to believe that such property is required to be retained for the purposes of adjudication under section 8. Clear? On the expiry of the period, कौन सा period? 180 days. The property shall be returned to the person
from whom such property was seized or whose property was ordered to be frozen unless the adjudicating authority permits retention or continuation of freezing of such property beyond the such period. Clear? Where an order releasing the property has been made, important, releasing the property has been made by the special court under subsection 6 of section 8 जो भी हमने देखा यहाँ पर, or by the adjudicating authority under section 58B और subsection 2A of section 60, हम आगे देखेंगे. The director or any officer authorized by him in this behalf may withhold the release of any such property for a period of 90 days from the date of receipt of such order if he is of the opinion that such property is relevant for the appeal proceedings under this act. Clear? अगर स्पेशल कोर्ट ने अंडर सेक्शन 8 ऑर्डर भी दे दिया है कि आप उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दीजिए, इन दैट केस ऑल्सो डायरेक्टर मे विथहोल्ड द प्रॉपर्टी if he is of the opinion that such property is relevant for the appeal proceedings. ठीक? Next, section 24, burden of proof. In any proceeding relating to proceeds of crime under this act, in case of a person charged with the offense of money laundering under section 3, the authority or court shall, unless the contrary is proved, presume that such proceeds of crime are involved in money laundering, and in the case of any other person, the authority or court may presume that such proceeds of crime are involved in money laundering. ठीक है? Next, section 24. Important. Appellate tribunal. The appellate tribunal constituted under subsection 1 of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act 1976 shall be the appellate tribunal for hearing appeals against the order of the adjudicating authority and the other authorities under this act. Appellate authority कौन होगी? Which has been constituted under subsection 1 of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act 1976. ठीक है? Section 26, important. Appeals to appellate tribunal. The director or any person aggrieved by any order made by the adjudicating authority may prefer an appeal to the appellate tribunal. Every appeal shall be filed within a period of 45 days. 45 days. जहाँ कहीं पे भी ऐसे कोई टाइम पीरियड आ जाता है या कोई पनिशमेंट आ जाता है या फिर किसी अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Every appeal shall be filed within a period of 45 days from the date on which a copy of the order made by the adjudicating authority or director is received, and it shall be in such form and be accompanied by such fees as may be prescribed. ठीक है? अपील का पीरियड कितना है? 45 days. कब से? From the date on which copy of the order is received. The appeal filed before the appellate tribunal shall be dealt with by it as expeditiously as possible, and endeavor shall be made by it to dispose of the appeal finally within 6 months from the date of filing of the appeal. Important. ठीक है? Within 6 months में वो ट्राई करेगा कि अपील को डिस्पोज ऑफ कर दे. Section 35, Procedure and Powers of Appellate Tribunal. The appellate tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the CPC, but shall be guided by the principle of natural justice, and subject to the other provisions of this act, the appellate tribunal shall have powers to regulate its own procedure. ठीक?
The appellate tribunal shall have, for the purposes of discharging its functions under this act, the same powers as are vested in a civil court under the CPC while trying a suit. तो appellate tribunal के पास सेम पावर्स होंगी जैसा कि एक सिविल कोर्ट के पास है अंडर CPC, बट वो प्रोसीजर से बाउंड नहीं होगी, जैसा कि प्रोसीजर CPC में है उससे बाउंड नहीं होगी, बट इट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है. सेक्शन 35. सेक्शन 41. सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन. नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर which the director, an adjudicating authority, or the appellate tribunal is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by this act. Clear? तो सिविल कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन यहां पर नहीं होता है, ना ही वो कोई इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकती है. सेक्शन 41, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप. सेक्शन 42. अपील टू हाई कोर्ट. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द appellate tribunal may file an appeal to the high court within 60 days. कब से? From the date of communication of the decision or order of the appellate tribunal to him on any question of law or fact, दोनों पे आप अपील कर सकते हो, arising out of such order. Important. वहां पर आप कितने डेज में कर सकते थे? 45 डेज में आप अपील कर सकते थे टू appellate tribunal. appellate tribunal के अगेंस्ट में विद इन 60 डेज आप कर सकते हो हाई कोर्ट में. ठीक है. प्रोवाइडेड that the High Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding 60 days. तो मतलब यहां पर क्या हो गया? 60 प्लस 60 डेज आपको मिल सकता है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज होती है, कभी कभी एग्जाम में जैसे पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल इसी सेक्शन का पूछ लिया कि अंडर सेक्शन 42 जो है वो आपके पास कितना टाइम पीरियड है टू फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट. तो यहाँ पे बहुत सा कंफ्यूजन होता है कि हम 60 डेज लिखें या 120 डेज लिखते हैं. अब देखिए, लिखना हमें वहाँ पे 60 डेज ही होगा. वाई? क्योंकि ये जो नेक्स्ट 60 डेज है, ये जो एडिशनल 60 डेज है, ये तो एक्सेप्शन है. ठीक है. तो हमारा जो अपील का टाइम है वो 60 डेज है. इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस 120 डेज है. Next, Section 43, Special Court. The central government, in consultation with the Chief Justice of High Court, shall, for trial of offences punishable under Section 4, by notification, designate one or more courts of session as special court. ठीक है. तो यहां पर क्लियर है कि कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट्स ऑफ सेशन को ही बना देंगे स्पेशल कोर्ट. ठीक है. इंपॉर्टेंट है ये. सेक्शन 45. ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, नो पर्सन accused of an offense under this act shall be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense while on bail, provided that a person who is under the age of 16 years or is a woman or is sick or infirm or is accused either on his own or along with other co-accused of money laundering a sum of less than 1 crore rupees
may be released on bail if the special court so directs. Provided further that the special court shall not take cognizance of any offence punishable under section 4 except upon a complaint in writing made by कौन? Director. Made by the director or any officer of the central government or state government authorized in writing in this behalf by the central government by a general or special order made in this behalf by the government. ठीक है, तो यहां पर देखिए सेक्शन 45 क्या बोल रहा है कि जो भी ऑफेंसेस होंगे यहां पर वो होंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. ठीक है, और यहां पर जो एक्यूज है उसको बेल या उसके खुद के बॉन्ड पे रिलीज नहीं किया जाएगा, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं. वो एक्सेप्शंस ये रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन, लेकिन ये प्रोविजन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे. नेक्स्ट सेक्शन 47 अपील एंड रिवीजन. द हाई कोर्ट हैज पावर. अपील और रिवीजन के लिए किसके पास पावर है? हाई कोर्ट के पास पावर है. As if a special court within the local limits of the jurisdiction of High Court were a court of session trying cases within the local limits of the jurisdiction of High Court. ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 47 बोलता है कि हाई कोर्ट के पास अपील और रिवीजन का पावर है, एज इफ जो स्पेशल कोर्ट है वो उसके जुरिस्डिक्शन का कोई एक सेशन कोर्ट हो. सेक्शन 48 अथॉरिटीज अंडर द एक्ट. कौन कौन सी अथॉरिटी है? पहला डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर. दूसरा डेप्यूटी डायरेक्टर. तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट. ठीक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों के दिमाग में आता होगा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा तो मैंने मेंशन क्यों किया यहाँ पर, क्यों लेंदी कर दिया मैंने वीडियो लेक्चर या नोट्स? मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ हो सकती हैं. या तो मुझे ये लगता है कि ये शायद पूछा जा सकता है, और या तो फिर मुझे ये लगता है कि एक्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. सेक्शन 49 अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ अथॉरिटीज एंड अदर ऑफिसर्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट सच पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट टू बी अथॉरिटीज फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट. ठीक, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑथराइज द डायरेक्टर or an additional director or a joint director or a deputy director or an assistant director appointed under that subsection to appoint the authorities below the rank of the assistant director. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सेक्शन 62 punishment for vexatious search. Any authority or officer exercising power under this act or any rules made thereunder who without reasons recorded in writing, ये इंपॉर्टेंट है, without reasons recorded in writing searches or causes to be searched any building or place or detains or searches or arrests any person shall for every such offense be liable on conviction for imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine which may extend to 50,000 rupees or both. ठीक है, अगर कोई मनमाना, कोई जानबूझ करके अगर गलत तरीके से फंसाने के लिए अगर आप किसी को प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच करते हो, सर्च करते हो, किसी पर्सन को डिटेन करते हो, then that officer shall be liable for an imprisonment which may extend to 2 years or fine which may extend to 50,000 or both. Clear? फिर उसके बाद आता है सेक्शन 70 जो कि ऑफेंसेस बाय कंपनीज. बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया, एक बार आप लोग देख लेना. ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, गुड बाय.